हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी आरओईओ एग्ज़ाम के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 171 से 230 तक के ऐसे महत्वपूर्ण सेलेक्टेड पर्सन लेकर आए हैं जिनके इस एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये हमारा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 5वां वीडियो है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह से आई बटन से भी आपको इन वीडियो की एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था। सवाल था, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि में नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदान का कितना प्रतिशत होगा। यानी नगरपालिका का जो वार्षिक बजट अनुदान होगा उसमें नगरीय गरीबों के लिए कितना प्रतिशत अमाउंट जो है वो इस निधि में गरीबों के लिए होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम से कम 25%। ऑप्शन सी। इस वीडियो के अंत में भी आपके लिए एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की इस वीडियो का पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल है, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई निर्माणकर्ता व्यक्ति या एजेंसी निर्माण करने से पहले प्रस्तावित निर्माण से जुड़ी विशेषताओं को 4x8 फुट आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। पहला कथन। दूसरा कथन ये है कि यदि कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देय होगा। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये दोनों कथन ही गलत है, क्योंकि इसका जो आकार है, बोर्ड का जो आकार है वो 4x4 है तथा जो जुर्माना है, जुर्माना की जो राशि है वह 50,000 रुपये है। इसलिए ये दोनों कथन ही गलत है। यानी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई निर्माणकर्ता व्यक्ति या एजेंसी निर्माण करने से पहले प्रस्तावित निर्माण से जुड़ी विशेषताओं को 4x4 फुट आकार के बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा, न कि 4x8 फुट के पे। दूसरा ये है कि यदि कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं होकर 50,000 रुपये का जुर्माना है। यानी ये दोनों कथन ही गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न 2 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 190 के अनुसार भवन अनुमति और निर्माण समिति द्वारा निर्दिष्ट फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई किससे कम नहीं होगी। भवन निर्माण अनुमति और निर्माण समिति द्वारा निर्दिष्ट फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई किससे कम नहीं होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर। यानी भवन अनुज्ञा और सक्रम समिति फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई जो है वह निर्धारित की जाएगी, जो किसी भी परिस्थिति में दोनों तरफ से 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। यानी 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, दोनों तरफ 1.5 मीटर की जो स्थान है उसे छोड़ना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न 3 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सूची 1 यानी धारा को सूची 2 से यानी संबंधित प्रावधान से हमें मिलाना है, मैच करना है। तो धारा 192 जो होती है वह बहिर्गत भवनों को पीछे करने से संबंधित है, यानी ए जो है वो 3 से मिलेगा। इसी तरह से धारा 193 जो है वह भवन की सतह से संबंधित है, यानी बी जो है वो 1 से मिलेगा, 3 1। धारा 191 जो है वो मार्गों के कोनों पर भवन से संबंधित है, यानी 4 से है, तो सी जो है वो 4 से मिलेगा। और धारा 190 जो है वह फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध है, यानी ऑप्शन 2 से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 4 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 187 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पंडाल या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुज्ञा के लिए कौन प्राधिकृत है? धारा 187 के अनुसार। सही उत्तर है ऑप्शन 4, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान पर त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान, कोई बूथ, पंडाल या अन्य किसी संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुमति मंजूर कर सकेगा, लेकिन कोई भी अनुमति नगरपालिका क्षेत्र में स्थित यातायात प्रभारी से परामर्श के बिना नहीं दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन 4। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सही है उनका चयन कीजिए। पहला है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र में समस्त भूमिगत उपयोगिता के संपूर्ण सर्वेक्षण, नक्शे, रेखा चित्र और अन्य दस्तावेज तैयार करेगा। दूसरा है, ये नक्शा सूचना के अधिकार के अधीन सार्वजनिक दस्तावेज होंगे। इसमें पहला कथन सत्य है जबकि दूसरा कथन गलत है, यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र में समस्त भूमिगत उपयोगिता के संपूर्ण सर्वेक्षण, नक्शे, रेखा चित्र और अन्य दस्तावेज तैयार करेगा, लेकिन ये नक्शा सूचना के अधिकार के अधीन गोपनीय दस्तावेज होंगे, अर्थात इनकी सूचना नहीं दी जा सकती। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, नगरपालिका द्वारा अनुमोदित परियोजना कितने समय अवधि में क्रियान्वयन के अभाव में व्यापगत हो जाएगी? यानी अगर कम से कम समय अवधि में क्रियान्वयन नहीं होती है तो वह परियोजना जो है वह व्यापगत हो जाएगी। इसके लिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 24 माह, यानी 2 वर्ष। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 178 के अनुसार यदि नगरपालिका अनुमोदित परियोजना का स्कीम या कोई स्कीम को प्रकाशन तारीख से 2 वर्ष की अवधि में लागू करने में विफल रहती है तो वह परियोजना या स्कीम स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। यानी सही उत्तर है 24 माह या 2 वर्ष, धारा 178 के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 197 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? धारा 197 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना और दिन के लिए 100 और रात्रि के लिए 50 रुपये की पेनल्टी वसूली की जाएगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी स्थिति या परिस्थिति में किसी भवन के निर्माण या भवन गिराने या उसको मरम्मत करने या उसकी मरम्मत करने को आशय रखता है तो उस कार्य से किसी मार्ग में बाधा, खतरा, असुविधा होने की संभावना है या हो सकती है तो वह ऐसा कार्य करने से पहले नगरपालिका की लिखित अनुमति प्राप्त करेगा तथा मार्ग से उस भवन को अलग रखने के लिए पर्याप्त होर्डिंग या बोर्ड लगवाएंगे और उसे रात्रि में पर्याप्त रूप से प्रकाशित करवाएगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए उसे 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना देय होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, निम्न में से किस धारा का अंतर्निहित विषय भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का अधिकार है? सही उत्तर है 184, धारा 184, ऑप्शन सी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 184 में भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग अधिकार का प्रावधान है। मार्ग अधिकार की उपयोगिता या उसका प्रावधान है धारा 184, 184। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है हमें। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति भूखंड या उप विभाजन या पुनर्गठन या भूखंड पर निजी मार्ग बनाने का आशय रखता है तो वह राज्य सरकार को मंजूरी के लिए आवेदन करेगा। यह कथन गलत है। इसके लिए वह नगरपालिकाओं को मंजूरी के लिए आवेदन करेगा, न कि राज्य सरकार को। दूसरा है, नगरपालिका योजना की शर्तों के अधीन भूखंड उप विभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग को मंजूरी दे सकती है अथवा मंजूरी से इनकार भी कर सकती है। यह कथन सही है। तो इसका दूसरा उत्तर
यही उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्या है, मंजूरी नहीं देने पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। यह कथन गलत है, किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ऑप्शन 2। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है यह भी गलत है। इसकी जो जुर्माना राशि है वह 2,000 रुपये न होकर 5,000 रुपये है। यानी यदि मंजूरी न देने के बावजूद भी कोई व्यक्ति निर्माण कार्य जारी रखता है तो उस व्यक्ति पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और नोटिस की तामील तारीख से 200 रुपये प्रतिदिन को जुर्माना वसूल कर सकती है नगर पालिका। तो यह कथन भी गलत है। तो इसका सही कथन जो है वो ऑप्शन है 2। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन नगर के एकीकृत विकास के लिए परियोजनाएं और योजनाएं बना सकेगा? नगर के एकीकृत विकास के लिए परियोजनाएं और योजनाएं जो हैं वह धारा 173 के तहत नगर पालिका बना सकेगी। सही उत्तर है ऑप्शन 1, नगर पालिका। धारा है 173, 173। प्रश्न 11 है, नगर पालिका किसी विकास क्षेत्र में किसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की तारीख से कितने दिनों में राजपत्र में अधिसूचित करेगी? यानी राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए कितने दिनों में वह राजपत्र में अधिसूचित उसे करेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 30 दिनों के भीतर। 30 दिनों के भीतर वह राजपत्र में अधिसूचित करेगी। और यदि कोई परियोजना स्कीम 2 साल तक उसका इस शुरुआत नहीं होती है 2 साल तक, तो वह परियोजना जो है वो समाप्त हो जाएगी और इसके लिए 30 दिन के भीतर उसे राजपत्र में अधिसूचित करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 30 दिन। प्रश्न 12 है, निम्न में लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सही है उनका चयन कीजिए। पहला है, किसी भी क्षेत्र के भवन में जो मरम्मत के अभाव में मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है तो नगरपालिका उस क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना बना सकेगी। तो यह कथन गलत है। पहला कथन गलत है। किसी भी क्षेत्र के भवन में जो मरम्मत के अभाव में मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है, प्रकाश, हवा, रास्ते आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना बना सकेगा, न कि नगरपालिका। तो ये पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा, प्रत्येक विकास योजना को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरपालिका को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक विकास योजना को मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरपालिका को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसे वह अनुमोदित कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है अथवा संशोधन के लिए भी निर्देशित कर सकती है। तो दूसरा कथन जो है वह सत्य है, पहला कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल बी, केवल 2। प्रश्न 13 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का उल्लेख है? सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का उल्लेख धारा 183 है, 183, ऑप्शन 4। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 183, 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का उल्लेख है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 14 है, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर कोई व्यक्ति किसी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो जुर्माना देय होगा। यानी इसके जो जुर्माना की जो राशि है वह है 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की। यानी ऑप्शन 3, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है और दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना देय होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन गलत है उनका चयन कीजिए। गलत कथनों का चयन करना हमें। तो सबसे पहला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 193 में भवनों की सतह का प्रावधान है। यह कथन सत्य है। 193 धारा जो 193 है
वह बहनों की सतह से संबंधित है, तो इसका कथन ये कथन सत्य है। दूसरा है, कोई भी भवन नगरपालिका द्वारा अनुमोदित सतह से निचली सतह पर नहीं बनाया जाएगा। कोई भी भवन नगरपालिका द्वारा अनुमोदित सतह से निचली सतह पर नहीं बनाया जाएगा, यह कथन भी सत्य है। यानी इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, न तो 1 न ही 2, ऑप्शन 4। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। पहला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 11 नगरपालिका शक्ति और अपराध से संबंधित है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह जो अध्याय है नगरपालिका शक्ति और अपराध से संबंधित, वह अध्याय 12 है, न कि अध्याय 11। तो पहला कथन जो है वह गलत है। दूसरा है, नगरपालिका में स्थित समस्त प्रकार की नालियाँ नगरपालिका के अधीन होंगी। यह दूसरा जो कथन है यह सत्य है। इसके लिए धारा है 200। धारा 200 के तहत, इस एक्ट की धारा 200 के अनुसार नगरपालिका में स्थित समस्त प्रकार की नालियाँ जो हैं वह नगरपालिका के अधीन होगी। तो दूसरा जो कथन है वह सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। प्रश्न 17 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना अंतर्निहित है। यानी कौन सी धारा ये कहती है कि ठोस अपशिष्ट जो है वे भी नगरपालिका की संपत्ति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, धारा 228, 228। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 228 में निर्धारित किए गए स्थानों पर जमा समस्त ठोस अपशिष्ट जो है नगरपालिका की संपत्ति होंगी तथा नगरपालिका जैसा उचित समझे उसे व्ययन कर सकेगी, यानी उसका इस्तेमाल या उसका निराकरण कर सकेगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न 18 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 202 के प्रावधानों का उल्लंघन या निर्देशों की अवहेलना करने पर जुर्माना देय होगा। यानी धारा 202 के प्रावधान जो भी हैं उनके उल्लंघन या उनके निर्देशों की अवहेलना पर जुर्माना जो राशि है वह कितनी है, यह बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, 2000 से 5000 रुपये तक। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 202 है उसका मतलब ये है कि किसी भी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या नवनिर्मित या पुनर्निर्मित किए जाने वाले भवन को ऑक्यूपाई करना तब तक वैध नहीं होगा जब तक ऐसे भवन से प्रभावित जल निकास के लिए नगरपालिका को आवश्यक प्रतीत हो और कोई नाली नहीं बनाई जाए। ऐसे भवन की नाली नगरपालिका को नाली से 50 फीट से अधिक दूरी पर स्थित न हो और जो जल निकास के निस्तारण के लिए कानूनी तौर पर नियत हो गिराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन या निर्देशों की अवहेलना करता है और वह दोष सिद्ध भी होता है तो इसके लिए जुर्माने के तौर पर 2000 से लेकर 5000 रुपये तक की जुर्माने राशि उस पर लागू होगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, 2000 से 5000 रुपये तक। प्रश्न 19 है, मल और वर्षा जल की नालियों को पृथक पृथक होने का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में अंतर्निहित है। यानी मल और वर्षा जल इन दोनों के लिए अलग अलग नालियाँ हों, इसके लिए जो धारा है वह है 204, ऑप्शन 4। 204 जो धारा है वह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 204 के अनुसार मल नाली और वर्षा जल नाली अलग अलग होगी। धारा 204, ऑप्शन 4। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिखित आदेश से दूसरे व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका जो आदेश है वह आदेश नगरपालिका देगी, न कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी। यानी नगरपालिका के लिखित आदेश से दूसरे व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार दिया जाएगा। तो पहला कथन जो है वह गलत है। तो इसका सही उत्तर जो है वह पहला है, ऑप्शन 1, यानी पहला कथन ही गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1।
प्रश्न 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सही है उनका चयन कीजिए। पहला है, धारा 205 के अनुसार नालियों में कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि नुकसान कम से कम हो। यह कथन गलत है, क्योंकि यह धारा जो है वो 205 न होकर 206 है। यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 206 के अनुसार नालियों में कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि नुकसान कम से कम हो। दूसरा, यदि कार्य निष्पादन में नुकसान हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति नगर पालिका को दी जाएगी। यह कथन भी गलत है, क्योंकि इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो भवन मालिक को दी जाएगी, न कि नगर पालिका को। तो दूसरा कथन भी गलत है। दोनों कथन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। न तो 1 नहीं 2, यानी दोनों कथन गलत है। प्रश्न 22 है, नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी भी भवन में कितने श्रमिक कार्य करने पर शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था करने के निर्देश दे सकती है। नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा किसी भी भवन में कितने श्रमिक कार्य करने पर शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था करने के निर्देश दे सकती है। इसका सही उत्तर है 20 या 20 से अधिक श्रमिक, ऑप्शन 3। यानी नगर पालिका यदि कोई व्यक्ति भवन में शौचालय स्थापित नहीं करता है तो उसे लिखित में नोटिस देकर ऐसा करने के लिए निर्देशित कर सकती है। जहां 20 या 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हो वहाँ नगर पालिका लिखित नोटिस से शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था करने पर निर्देश दे सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 20 या 20 से अधिक श्रमिक। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, नगर पालिका सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय तथा मूत्रालय बनाने का नोटिस दे सकती है। यह कथन सत्य है। दूसरा है, ऐसे शौचालय और मूत्रालय को साफ एवं गंधहीन बनाए रखने के लिए प्रबंधन को निर्देशित करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति दोष सिद्धि होने पर 10,000 से 20,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी इसमें जो कोताही करेगा और वह दोष सिद्ध हो जाएगा तो उसके लिए जो जुर्माना राशि है वह 10,000 से 20,000 रुपये है। यह कथन भी सत्य है। तो ये उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न 24 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सूची 1 यानी धारा को सूची 2 यानी संबंधित प्रावधान से मिलान करना है। पहला है धारा 211 जो है वह विद्यमान निजी नालियों को बंद करने की शक्ति से संबंधित है, यानी ऑप्शन 4। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा 4। धारा 213 जो है वह नगर पालिका की नालियाँ आदि का अतिक्रमण से संबंधित है, यानी 3 से। दूसरे का संबंध 3 से, 4 3। तीसरा है धारा 214, ये नालियों के निरीक्षण से संबंधित है, यानी 2 से। और लास्ट है धारा 223, यह कार्यों का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना, इससे संबंधित है, 1 से। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो गलत कथन है उनका चयन करना है, यानी जो सही नहीं है उनका चयन करना है। पहला है, नगर पालिका लिखित नोटिस से भवन मालिक को शौचालय की पर्याप्त दीवार, छत व बंद द्वार होने के निर्देश दे सकती है। पहला कथन सत्य है। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति इसकी अवमानना करता है तो उसे 2 से 4 माह का कारावास तथा 2 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना देय होगा। यह कथन गलत है, क्योंकि ये जो कारावास का जो समय है वह 1 से 2 माह का है, जबकि जुर्माना जो है वो 2 से 5,000 रुपये तक का है। तो जुर्माना सही है, लेकिन कारावास जो है वह 1 से 2 माह का है, न कि 2 से 4 का। तो दूसरा कथन जो है वह गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 जो है वह कथन गलत है, बाकी पहला जो है कथन सत्य है। प्रश्न 26 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 215 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। गलत कथन का चयन करना है यहाँ भी। पहला है,
कुछ कार्य भवन मालिक की बजाय नगरपालिका स्वयं करेगी। कुछ कार्य, यह कथन सत्य है। दूसरा है, ऐसे कार्य के कुल खर्चों का 110% की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण सहित खर्चा स्वामी द्वारा दिया जाए। यह कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, यदि कोई कार्य नगरपालिका द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाता है तो सभी उपकरण, पाइप आदि नगरपालिका की संपत्ति होगी। यह कथन सत्य है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। दूसरा जो कथन है वह गलत है। इसकी जो दर है वह 110% न होकर केवल 10% है। यानी इस प्रकार के किसी कार्य का कुल खर्चे का 10% की दर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षण सहित खर्चा स्वामी द्वारा दिया जाएगा, न कि 110%। तो दूसरा कथन जो है वह गलत है, पहला सही है। इसकी जगह होगा 10%। अगला प्रश्न है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी रेल लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना या ले जाना चाहता है तो रेलवे प्रशासन को सूचित करना होगा। इसका उल्लेख किस धारा में है? उल्लेख जो है वह धारा है 220 नंबर की जो धारा है उसके अंदर मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी रेल लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली रखना या ले जाना चाहता हो तो धारा 220 के तहत रेलवे प्रशासन को सूचित करना होगा। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न 28 है, किस अधिनियम के तहत नगरपालिका को ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन और उनका संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए अवसंरचना विकास का दायित्व सौंपा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह दायित्व सौंपा गया है नगरपालिका को। अगला प्रश्न है, प्रश्न 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। पहला है, केवल नगरपालिका जल प्रदाय संबंधित कार्यों का निर्माण तथा रखरखाव कार्य करेंगे। केवल नगरपालिका जल प्रदाय संबंधित कार्यों का निर्माण तथा रखरखाव कार्य करेंगे। यह कथन गलत है। इसके बजाय राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग या नगरपालिका जल प्रदाय संबंधित कार्यों का निर्माण या तथा रखरखाव का कार्य करेंगे। यानी केवल नगरपालिका न करेगी, इसके साथ साथ राज्य सरकार का जल प्रदाय विभाग भी यह कार्य कर सकता है। दूसरा, उन्हें नवीनीकृत और उनके मरम्मत करने का कार्य नगरपालिका करेगी। यानी केवल नवीनीकृत और मरम्मत करने का कार्य जो है वह नगरपालिका का होगा। यह कथन सत्य है। तो सही कथन का चयन करना, तो दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल 2। प्रश्न 30 है, किसी भी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी किसकी अनुमति के बिना नालियों के निस्तारण नहीं करेगा? किसी भी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी किसकी अनुमति के बिना नालियों में निस्तारण नहीं करेगा? नालियों में निस्तारण के लिए धारा 217 के अनुसार किसी भी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी नगरपालिका की अनुमति के बिना नालियों में निस्तारण नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन 3, नगरपालिका। यानी किसी भी व्यावसायिक परिसर का अधिभोगी नगरपालिका की अनुमति के बिना नालियों में निस्तारण नहीं करेगा। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न 31 है, निम्न में से एक सही नहीं है। यानी एक कथन है जो गलत है। गलत कथन का चयन करना है। पहला है, नगरपालिका तकनीकी योग्यता या अनुभव रखने वाले लाइसेंसधारी प्लम्बर को लाइसेंस प्रदान कर सकेगी। यह कथन सत्य है, धारा 223 के तहत। अगला है, बिना लाइसेंसधारी प्लम्बर नालियों, मल नालियों आदि का काम नहीं करेगा। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, मामूली प्रकृति का कोई कार्य अन्य प्लम्बर से कराए जाने की लिखित मंजूरी नगरपालिका दे सकेगी।
यह कथन गलत है, क्योंकि यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में कोई कार्य मामूली प्रकृति का है तो वह किसी अन्य प्लम्बर से कराए जाने की मंजूरी लिखित में दे सकेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है नगरपालिका की मंजूरी, इसकी जगह होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय, उसी की मंजूरी होगी, वह लिखित में दे सकेगा। तो तीसरा कथन जो है वह गलत है। इसके अलावा चौथा जो है, नगरपालिका प्लम्बर के लाइसेंस, कर्तव्य आदि के लिए नियम बना सकती है, यह कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। लिखित मंजूरी जो है वह नगर पालिका न देकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, अमृत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अमृत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन 1। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, यह है अमृत मिशन का मंत्रालय, ऑप्शन 1। आपके लिए इस वीडियो में सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 SBMU 2.0 का शुभारंभ कब किया था? इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के वीडियो में इतना ही, हम जल्दी ही नई वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक यू।